Hello everyone, welcome to today's discussion on Cyclone Montha. This topic relates to geography for competitive exams like as a civil services prelims and mains as well as state PCS exams and one day exams like as a SSC या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इससे रिलेट क्वेश्चंस आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और इसीलिए आज जो है ये समसामयिक चर्चा में था। अभी हाल ही में मोन्था नाम का चक्रवात भारत के दक्षिणी राज्यों से गुजरा, इसका नुकसान भी हुआ। तो मोन्था चक्रवात क्या है, चक्रवात कैसे बनता है, चक्रवात आने के क्या कारण होते हैं, इसके नामकरण कैसे किए जाते हैं, इत्यादि कई तरह की प्रश्न मन में बनते हैं और इसीलिए जो है मैं आज इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में दाना चक्रवात आया। इस नाम का मतलब था उदारता। इससे पहले अगस्त में असना चक्रवात आया जिसका मतलब था प्रशंसनीय। तो देखिए दोनों नामों से यह प्रकट होता है कि पॉजिटिव नाम थे, लेकिन नाम तो पॉजिटिव है लेकिन इन्होंने भयानक तबाही मचाई। बंगाल की खाड़ी से अब जो साइक्लोन आया उसका नाम है मोन्था। इसकी मीनिंग है खुशबूदार फूल, जिसको क्या हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेग्रेंट फ्लावर। यह भी भयंकर तूफान में बदल चुका था। इसमें भी एक महिला की मौत हो चुकी थी और कई घायल हुए और तकरीबन 50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चक्रवातों के नाम कौन रखता है और ये भयानक तूफान में कैसे बदल जाते हैं। इसीलिए इस लेक्चर्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जैसे चक्रवात क्या है, ये कैसे बनता है, व्हाट इज द साइक्लोन एंड हाउ डज इट फॉर्म, चक्रवातों के का नाम कौन रखता है और मोन्था को यह नाम कैसे मिला, हु नेम साइक्लोन एंड हाउ डिड साइक्लोन्स मोन्था गेट इट्स नेम, चक्रवातों का नाम रखने से क्या लाभ होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेमिंग साइक्लोन्स, किसी चक्रवात के खतरनाक होने का अंदाजा कैसे लगाया जाता है, हाउ डू वी नो हाउ डेंजरस ए साइक्लोन विल बी, चक्रवात मोन्था का भारत पर क्या असर पड़ेगा या क्या पड़ा, व्हाट इंपैक्ट विल साइक्लोन मोन्था हैव ऑन इंडिया, भारत में किन क्षेत्रों में चक्रवात आने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, विच रीजन्स इन इंडिया आर मोस्ट वनरेबल साइक्लोन्स। तो देखिए इस तरह के प्रश्न बनते हैं। मैं एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहला सवाल था कि साइक्लोन क्या है और ये कैसे आता है। हिंदी शब्द चक्रवात, जिसे हम अंग्रेजी में साइक्लोन शब्द का यूज करते हैं, यह वर्ड ग्रीक भाषा के साइक्लोस CYCLOS से लिया गया है और जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह दिखाई देते हैं। चक्रवात एक गोलाकार तूफान अर्थात सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब ये साइक्लोन जमीन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आते हैं। ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियां और कई बार तो घरों को भी तबाह कर सकते हैं। साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में ही नहीं बनते,
क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की जरूरत होती है और लगभग इस तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी की सतह का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास रहना जरूरी होता है और इसीलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब है, इसे हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय शब्द यूज करते हैं और ये आमतौर पर गर्म होते हैं जहां साल भर औसत तापमान 18 डिग्री से कम नहीं रहता। दूसरा सवाल था हमारा, अब देखिए इसमें एक शब्द और है कि साइक्लोन बनता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए समुद्र का तापमान बढ़ने पर गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, इससे नीचे का एरिया खाली हो जाता है और हवा का प्रेशर यानी वायु दाब कम हो जाता है। खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवा वहां पहुंचती है और ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है। दूसरी प्रोसेस, इसके बाद हवा की नमी के चलते बादल बनने लगते हैं, साथ ही वायु दाब में अंतर के चलते एक स्टॉर्म साइकिल बनता है जो धरती के घूमने की वजह से घूमता रहता है। इसके बाद स्टॉर्म सिस्टम के सेंटर में एक आई बनता है, देखिए जैसे ये आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, जहां हवा का दबाव न्यूनतम होता है। स्टॉर्म सिस्टम की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म और 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाए तो स्टॉर्म साइक्लोन बन जाता है। अब हम इसके पहले जो मैं प्रश्न आपके सामने लेकर आया था उनमें से दूसरा प्रश्न था कि चक्रवातों का नाम कौन रखता है, चक्रवात मोंथा को यह नाम कैसे मिला। 18वीं सदी तक साइक्लोन के नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखे जाते थे। 19वीं सदी में औरतों के नाम पर साइक्लोन के नाम रखे जाने लगे। 1979 से इन्हें पुरुष नाम भी देने का चलन शुरू हुआ। अटलांटिक महासागर के चक्रवातों के नाम रखने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्ट में WMO कहते हैं, इनके नाम के लिए 6 लिस्ट हैं जो हर 6 साल में दोबारा इस्तेमाल होते हैं। हालांकि हर महासागर के इलाके का अपना विशेष मौसम केंद्र यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर होता है जो उस इलाके में तूफानों की निगरानी और नामकरण करता है। अभी दुनिया में भर में 6 RSMC हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD भी RSMC के 6 सदस्यों में शामिल है। वर्ष 2000 में यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक जिसे हम शॉर्ट में एस्केप और WMO बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होने वाले साइक्लोन्स के नाम रखने की एक सिस्टम शुरू की। सितंबर 2004 से इस इलाके में तूफानों को नाम देना शुरू हुआ और तब नाम देने वाले 8 देश थे। उनमें थे बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। इन 8 देशों ने कुल 64 नाम दिए जो वर्ष 2018 तक चले। अटलांटिक क्षेत्र की तरह यहां नामों की लिस्ट दोहराई नहीं जाती। वर्ष 2018 में इन देशों ने नए नामों की सूची तैयार की क्योंकि पुरानी लिस्ट के 64 में सिर्फ 6 नाम बचे थे और इसी साल नाम देने वाले देशों के पैनल में 5 और देश शामिल हो गए। उनमें से ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। ये सभी 13 देश अपने नाम की शुरुआत के अल्फाबेट के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में नाम देते हैं, यानी सबसे पहले बांग्लादेश, फिर इंडिया, इसके बाद ईरान, देन मालदीव, देन म्यांमार और लास्ट में पाकिस्तान का नंबर आता है। अप्रैल 2020 में इन सभी देशों के सुझाए नामों की सूची मंजूर की गई। इन नियमों के हिसाब से देखा जाए तो हर देश का मौसम विभाग अपनी तरफ से नाम देता है। जैसे कि 7 अक्टूबर 2025 को अरब सागर में आए चक्रवात का नाम श्रीलंका की तरफ से दिया गया, शक्ति था, इसीलिए इस चक्रवात को शक्ति कहा गया था। इसके बाद लिस्ट में थाईलैंड के दिए नाम मोंथा की बारी थी, इसलिए 28 अक्टूबर 2025 को आने वाले तूफान का नाम मोंथा रखा गया। और 2020 में मंजूर हुई लिस्ट में सभी देशों ने 13 नाम दिए। उत्तर हिंद महासागर में
हर साल आमतौर पर 5 चक्रवात उठते हैं और इस हिसाब से अगले 25 सालों तक लिस्ट में शामिल नामों की ही काम चलता रहेगा। इस लिस्ट में बांग्लादेश ने अर्नब, कतर ने शाहीन और बहार, पाकिस्तान ने लुलू और म्यांमार ने पिंकू जैसे नाम दिए। वहीं भारत ने गति, तेज, मुराशु, मुराशु मतलब तमिल का एक वाद्य यंत्र है, आग, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, जलाध और वेग जैसे नाम दिए हैं। अब देखिए इस चार्ट में नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन नेमिंग के बारे में कब शुरुआत हुई थी मैं चार्ट में मेंशन कर दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। It started in 2000 by Escape and WMA. Naming began in September 2004. Initial 8 countries gave 64 names. Names are not refused like Atlantic. अब expanded panels 2018 में 5 new countries add हुए, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था। टोटल 13 कंट्री हैं, ईच के 13 नेम्स अप्रूव्ड इन अप्रैल 2020। नेम्स फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय कंट्री। रिसेंट एग्जाम्पल्स जैसे मैंने अभी आपके सामने शो किया कि अक्टूबर 7, 2025 में साइक्लोन शक्ति ये श्रीलंका ने नेम दिया। अक्टूबर 28, 2025 में साइक्लोन मोंथा नेम थाईलैंड ने दिया, जो कि जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, जो लेटेस्ट में है। एवरेज 5 साइक्लोन्स जो 25 साल के अंदर जो आएंगे तो उनको कैसे नाम दिया जाएगा, जैसे बांग्लादेश अर्नब, कतर शाहीन और बहार, पाकिस्तान लुलू, म्यांमार पिंकू और इंडिया द्वारा रखे गए नेम हैं गति, तेज, मुनसु, अग्नि, नीर, प्रभंजन, गुर्णी, जलद एंड वेग। तो इस तरह से देखिए, अब प्रश्न ये है कि चक्रवात के नाम रखे जाने से फायदा क्या है। मौसम विभाग साइक्लोन्स को कई टेक्निकल नेम देते हैं, लेकिन आमतौर पर आसान नेम रखे जाते हैं। इससे वैज्ञानिक समुदाय आपदा का प्रबंधन करने और राहत पहुंचाने वाली संस्थाएं, मीडिया और आम लोगों को हर चक्रवात को पहचानने में मदद मिलती है। जागरूकता फैलाना भी आसान होता है। अगर कभी एक ही इलाके में एक से ज्यादा साइक्लोन आ जाता है तो उससे कई उलझने पैदा नहीं होती। कौन से चक्रवात की बात हो रही है इसे याद रखना आसान होता है। हालांकि नाम रखने का एक क्राइटेरिया है, जैसे कि आपके सामने मैंने अभी जो जिक्र किया, देयर आर स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर नेमिंग साइक्लोन्स। द नेम्स should not be related to politics, religion, culture or gender. It must not hurt the sentiments of any community. It should not be harsh or offensive. The name should be maximum of 8 letters and easy to pronounce. Along with the name, it is naming, meaning, pronunciation and voice recording are also provided. अर्थात राजनीति, धर्म, संस्कृति या लिंग से जुड़ा नाम न हो, किसी भी कम्युनिटी की भावना को ठेस न पहुंचाए, बहुत कठोर या अपमानजनक न हो, नाम अधिकतम 8 अक्षरों का हो और बोलने में आसान हो। नाम के साथ उसकी मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, वॉइस रिकॉर्डिंग भी दी जाती है और अगर कोई नेम इन नियमों पर खरा नहीं उतरता तो पैनल उसे अस्वीकार कर सकता है। केवल 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा वाले साइक्लोन का नाम रखना जरूरी होता है। इसके अलावा यह भी कोशिश की जाती है कि नाम डरावना न हो, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि मुंथा के अलावा कई और भीषण तबाही लाने वाले चक्रवाती तूफानों के नाम और उनके विनाशकारी प्रभाव के बिल्कुल उलट है। चक्रवात कितना खतरनाक होगा ये कैसे पता चलता है। समुद्र में लगभग साल भर साइक्लोन बनते हैं, लेकिन ये सभी खतरनाक नहीं होते। इनमें जो साइक्लोन धरती की तरफ बढ़ते हैं वही खतरनाक होते हैं। साइक्लोन को स्पीड के हिसाब से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि नंबर 1 है साइक्लोनिक स्टॉर्म। विंड स्पीड रेंजेस फ्रॉम 62 to 88 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द लीस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ साइक्लोन। सेकेंड इज सीवियर साइक्लोन। विंड स्पीड रेंजेस फ्रॉम 89 to 120 किलोमीटर पर आवर, डेंजरस फॉर बोट्स एंड शिप्स एट सी। थर्ड इज वेरी सीवियर साइक्लोन। Wind speed ranges from 118 to 165 km per hour. Strong winds with high potential for damage. Fourth is extremely severe cyclone.
Wind speed ranges from 166 to 220 km per hour, highly destructive and life threatening. And next is super cyclone. Wind speed exceeds 220 km per hour, sometimes reaching 300 to 400 km per hour, capable of destroying trees, vehicles and buildings in its path. तो इस तरह से आप ट्राई, तो जैसा कि 5 कैटेगरी में जो बांटा, उसमें से पहला नाम हमने लिया था साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें हवा की अधिकतम स्पीड 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जो साइक्लोन का सबसे कम घातक रूप है। दूसरा था सीवियर साइक्लोन। इसमें हवा की अधिकतम स्पीड 89 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये समुद्र में मौजूद नावों या जहाजों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और तीसरा था वेरी सीवियर साइक्लोन, जो कि 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाओं वाले साइक्लोन सीवियर कहलाते हैं। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन ये बेहद घातक होते हैं। इनमें हवाओं की स्पीड 166 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। और सुपर साइक्लोन जिसकी स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है, जो कई बार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। और ये रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और यहाँ तक की बिल्डिंगों को भी तबाह कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके ये इम्पैक्ट होते हैं। सवाल यह था चक्रवात मोंथा का भारत पर क्या असर पड़ा। पिछले सप्ताह मोंथा जो मंगलवार को सुबह आया था, जो कि बाद में स्टॉर्म में बदल गया, और उस दिन तकरीबन समय था शाम को 7:30 बजे। ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराना यानी लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ, जो जारी रहा। इसने 300 किलोमीटर का एरिया कवर किया। इसकी स्पीड करीबन 100 किलोमीटर पर आवर थी। और मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात मोंथा के काकीनाडा के दक्षिण में भयंकर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने की संभावना थी। समुद्र में 5 मीटर अर्थात लगभग 16 फीट तक ऊंची लहरें उठी। तेज हवाओं का असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा में देखा गया। काकीनाडा में समुद्र तो उफान पर था। आंध्र प्रदेश में समुद्री लहरों से किनारों के घर गिर गए। कई इलाकों में बिजली के पोल गिर गए। कोनासीमा जिले में एक घर पर पेड़ गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। एक और घटना में नारियल पेड़ उखड़ गिर गए। एक बच्चा और ऑटो ड्राइवर भी घायल हुआ। मतलब आप समझिए कि ओडिशा में लगभग 8 जिलों में रेड अलर्ट था। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड वगैरह 140 बचाव टीमें लगाई गई थी। और इस तरह से दक्षिण मध्य रेलवे जोन की कुल 120 ट्रेनें और विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। तो वहीं विजयवाड़ा एयरपोर्ट और तिरुपति एयरपोर्ट से भी फ्लाइट कैंसिल की गई थी। कुल मिलाकर के केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में इसका इंपैक्ट रहा। हालांकि जमीन पर पहुंचने के कुछ घंटों या दिनों बाद साइक्लोन आमतौर पर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उन्हें गर्म समुद्री पानी से एनर्जी और नमी मिलना बंद हो जाती है। वहीं कई बार साइक्लोन जमीन में काफी दूर तक सफर करते हैं और अपने साथ तेज बारिश और हवा लाते हैं, जिससे भारी तबाही होती है। प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि भारत में चक्रवात आने का सबसे ज्यादा खतरा कहां बना रहता है। स्वाभाविक सी बात, हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है। तो आप समझिए, भारत में ज्यादातर साइक्लोन बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पर आते हैं। कुल मिलाकर जो समुद्र तटवर्ती राज्य है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की तुलना में ज्यादा साइक्लोन आते हैं। हिंद महासागर में हर साल आने वाले औसतन 5 साइक्लोन यानी 5 साइक्लोन में से 4 बंगाल की खाड़ी और 1 अरेबियन सी में आता है। भारत के पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी में 1891 से 1990 तक करीब 100 सालों में करीब 262 यानी 262 साइक्लोन आए, जबकि पश्चिमी घाट तट यानी अरब सागर में 33 साइक्लोन आए। और इसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी के समुद्र के पानी की तुलना में अरब सागर के पानी का तापमान कम रहता है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन बनते हैं। अब आप ये भी समझें कि भारत में आज तक जो 5 डेंजरस साइक्लोन्स आए वो चर्चा में रहे। कब आया? सबसे पहला था कोरिंगा चक्रवात, 25 नवंबर 1839 को आया था। और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि 20 फीट तक ऊंची लहरों ने
आंध्र प्रदेश के कोरिंगा, पोर्ट, गोदावरी डेल्टा, राजमुंद्री में 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद जो है कलकत्ता में साइक्लोन आया 5 अक्टूबर 1864 को। हुगली नदी के किनारे सहित कोलकाता तक करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद बंगाल में चक्रवात फिर आया 31 अक्टूबर 1876 को, और इसका प्रभाव ये रहा कि 23 फीट ऊंची लहरों ने वेस्ट बंगाल में बाकेरगंज, चटगांव, ढाका जो कि अभी बांग्लादेश का हिस्सा है तक करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भोला चक्रवात आया 12 नवंबर 1970 को, और अब तक का सबसे घातक चक्रवात था उस समय। वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश में है, में से 3 से 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश में चक्रवात आया 19 नवंबर 1977 को, और इसका इम्पैक्ट आंध्र प्रदेश में ज्यादा रहा। तो उसके चिराला, बागटला, मछलीपट्टनम में करीब 50,000 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में हुदहुद 2014 में आया, ओडिशा में फानी नाम का चक्रवात आया 2019 में, गुजरात और महाराष्ट्र में ताउते 2021 जैसे चक्रवातों में हजारों लोगों की मौत हुई। तो इस तरह से देखिए तो ये चक्रवात था, वर्तमान में सामायिक समसामयिक भूगोल विषय से जुड़ा हुआ है और फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट करता है, और साथ ही साथ देखिए सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट की लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में भी इससे रिलेटेड प्रश्न, राज्य सेवा परीक्षा हो गया या कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे सवाल बनते हैं। अतः यदि आपने इस लेक्चर को अच्छे से आपने अटेंड किया तो डेफिनेटली आपके सवाल हो जाएंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।